गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस नए लेक्चर में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स को हम हिंदी में अनुप्रयुक्त यांत्रिकी भी कहते हैं। ये सब्जेक्ट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी से जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर रहे होते हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे होते हैं, उन्हें सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और ये सब्जेक्ट मोस्टली ब्रांचेस में, बहुत सारी ब्रांचेस का कॉमन सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये है ताकि स्टूडेंट मैकेनिक्स के यानी कि यांत्रिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखें और उनको अप्लाई करें, और उनको प्रैक्टिकल्स में या फिर अदर सब्जेक्ट्स में भी इस सब्जेक्ट का काफ़ी एप्लीकेशन रहता है, इसके प्रयोग रहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड मैकेनिक्स। की अप्लाइड मैकेनिक्स होती क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स की परिभाषा क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स का स्कोप क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, इसकी ब्रांचेस क्या है। तो हम इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राजकुमार गंगवार है। आई एम लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहबाद रामपुर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग्स हैं, क्या क्या हम आज के लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अब मैकेनिक्स होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या होती है, मैकेनिक्स का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स क्या हैं, कितनी शाखाएँ हैं, विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी शाखाएँ हैं मैकेनिक्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का यानी कि यांत्रिकी का वर्गीकरण क्या है, और रिजिड बॉडीज एंड डिफॉर्मेटेड बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यांत्रिकी है क्या, मैकेनिक्स है क्या। अगर हम इसको परिभाषित करें तो किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ये एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है दैट डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसके बाद अंदर हम अध्ययन करते हैं किसका, स्टेट ऑफ रेस्ट का यानी कि ब्रह्मावस्था का, एंड स्टेट ऑफ मोशन यानी कि गति की अवस्था का, ऑफ द बॉडी स्किन का, पिंडों का, विभिन्न प्रकार के पिंडों का, अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, उन पिंडों पर विभिन्न प्रकार के बल लग रहे होते हैं। इस टर्म्ड एज मैकेनिक्स। यानी कि यांत्रिकी जो है वो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हमें अध्ययन करना होता है। दो प्रकार के अध्ययन करने होते हैं। कौन सा, फर्स्ट होता है स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि ब्रह्मावस्था का, दूसरा होता है स्टेट ऑफ मोशन यानी कि गति की अवस्था का। किनका, विभिन्न प्रकार के पिंडों का जिन पे डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लग रहे होते हैं। ये जो ब्रांच होती है फिजिकल साइंस की, भौतिक विज्ञान की, इसको हम यांत्रिकी कहते हैं, मैकेनिक्स ही कहते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, इसका कुछ ना कुछ भार होगा, दैट इज वो नीचे की तरफ कार्य करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, दैट इज m/g। ब्लॉक और इस टेबल की जो सरफेस है उसके एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे अवलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ओके, मान लीजिए इस पिंड पर हम कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज F। इस ब्लॉक के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन, दैट इज F न्यूटन। इतने सारे फोर्सेस लगने के बाद भी तीन प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। पिन का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, और एक एक्सटर्नल फोर्स भी इस पिन पे लग रहा है, इस ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। तीन फोर्सेस लगने के बाद भी ये ब्लॉक जो है वो अभी भी रेस्ट की अवस्था में है, ब्रह्मावस्था में है, ये गति नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा हो क्यों रहा है। एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, पिन का वेट लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी वहाँ पे कार्य कर रहा है, फिर भी ये जो ब्लॉक है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में बना हुआ है, अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका हम अध्ययन किसके अंदर करेंगे, मैकेनिक्स के अंदर करेंगे। मैकेनिक्स के सिद्धांतों से हम जानेंगे कि ऐसा हो सकता है। स्टूडेंट्स मान लीजिए एक बॉल है, इस बॉल का द्रव्यमान जो है वो m है, इसकी वजह से इसका वेट W = m/g नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। ये बॉल जो है वो एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से गति कर रही है। इस बॉल पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दैट इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसका मान है F न्यूटन। एक रिटार्डेशन फोर्स या प्रतिक्रिया बल या अवरोधी बल इस बॉल पे कार्य कर रहा है, दैट इज F', जो कि बाह्य बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। मान लेते हैं इस बॉल की गति स्पीड जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड मेंटेन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम इस चीज़ को जानना चाहें। इस बॉल पे तीन फोर्स लग रहे हैं, उसका भार नीचे की तरफ लग रहा है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और एक रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी इस बॉल की स्पीड जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड मेंटेन है।
तो इस चीज़ का अध्ययन हम यांत्रिकी के अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यांत्रिक सिद्धांतों का, यांत्रिक नियमों का अप्लाई करके हम इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। या मान लेते हैं कुछ समय बाद इस बॉल की जो स्पीड है वो 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, या इसकी गति जो है वो घट के 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? इन फोर्सेस में क्या चेंजेस हुए, ये रिटार्डेशन फोर्स में क्या चेंज हुआ, एक्शनल फोर्स में क्या चेंजेस हुए। तो ये सारी के सारी चीज़ों का अध्ययन हम कर सकते हैं यांत्रिकी के अंदर, यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए। तो अप्लाइड मैकेनिक्स मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी क्या है? फिजिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंदर हम पिंडों की भ्रमावस्था और गति की अवस्था का अध्ययन करते हैं। जबकि पिंडों पर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे होते हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, उनका क्या प्रभाव होगा फोर्सेस का, उस फोर्सेस के बलों के कारण पिंड की भ्रमावस्था और गति की अवस्था में क्या परिवर्तन होंगे या क्या परिवर्तन होने की टेंडेंसी होगी, प्रवृत्ति होगी, उनका अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं भौतिक विज्ञान की भाषा का यांत्रिकी कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। अप्लाइड मैकेनिक्स कुछ नहीं से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स। हम जो भी यांत्रिकी के अंदर सीखते हैं उन सिद्धांतों का और नियमों का हम कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनुप्रयुक्त यांत्रिकी और अप्लाइड मैकेनिक्स। इसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कहते हैं। अगर हम स्कोप की बात करें कि अगर अप्लाइड मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का स्कोप क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है इंजीनियरिंग का जिसमें भी, या फिर डे टू डे लाइफ का भी बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हम यांत्रिकी का यूज करते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, बॉडीज़ होती हैं, बहुत सारे प्रिंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्टेशनरी अवस्था में होते हैं, भ्रमावस्था में होते हैं, कुछ गति की अवस्था में होते हैं। उन सब की स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमें अप्लाइड मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ती है। यांत्रिकी के नियमों और सिद्धांतों को सीखने की आवश्यकता पड़ती है। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं, इनका स्टडी करने के लिए हमें यांत्रिकी की आवश्यकता पड़ती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है इंजीनियरिंग की जिसके अंदर हमें अप्लाइड मैकेनिक्स या यांत्रिकी के सिद्धांतों की आवश्यकता ना पड़ती है। इवन केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है केमिकल्स का, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो रेट ऑफ कॉलिजन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसका स्टडी करने के लिए भी हमें यांत्रिकी की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हमें सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए, मोटर्स को स्टडी करने के लिए, जनरेटर्स को स्टडी करने के लिए, पावर प्लांट्स को स्टडी करने के लिए यांत्रिकी के सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैकेनिक्स का यानी कि यांत्रिकी का स्कोप बहुत ब्रॉड है, इट्स ए ब्रॉड ब्रांच ऑफ साइंस, इसलिए इसको कॉमन रखा जाता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, सारे स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स को पढ़ना होता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, सिविल के हों, मैकेनिकल के हों, एरोस्पेस के हों, केमिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, उनको सभी को यांत्रिकी इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है सारी ब्रांचेस में। बच्चों, हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। यहाँ पे मैं कुछ साइंटिस्ट के, कुछ वैज्ञानिकों के, प्रमुख वैज्ञानिकों के कंट्रीब्यूशंस के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा। आपने सभी ने आर्किमिडीज का नाम सुना होगा। आर्किमिडीज इटली के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। अब इन्होंने द्रव्यस्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक्स के फील्ड में काम किया, तरल यांत्रिकी के फील्ड में काम किया, जो कि एक यांत्रिकी की ही शाखा है, मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप सबने पढ़ा होगा, हाइड्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स, लॉ ऑफ लीवर, ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिसमें इन्होंने काम किया। गैलीलियो का नाम आप सभी ने सुना होगा। गैलीलियो को फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, खगोल शास्त्री थे बेसिकली एक। इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। इन्होंने थर्मोस्कोप बनाया, मिलिट्री कंपास बनाया, टेलीस्कोप्स बनाए। बेसिकली ग्रहों का साइज, ग्रहों की गति, ग्रहों की दूरी के फील्ड में इन्होंने काम किया। तो ये भी एक यांत्रिकी की ही शाखा है। ये भी एक इटली के साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट, सर आइजैक न्यूटन। इनके बारे में बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते होंगे सर आइजैक न्यूटन का कॉन्ट्रीब्यूशंस फिजिक्स के फील्ड में, गणित के फील्ड में कितना ज़्यादा रहा है। इनको फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। जो मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, जो मैकेनिक्स हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल सिस्टम्स में यूज़ करी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इसको कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। इन्होंने कैलकुलेशन के फील्ड में, ऑप्टिक्स के फील्ड में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन आपने पढ़े होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है मैकेनिक्स के फील्ड में वो सर आइजैक न्यूटन का। आइंस्टाइन का सभी ने नाम सुना होगा, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। आइजैक न्यूटन इंग्लिश साइंटिस्ट थे। सर आइंस्टाइन जो थे वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे।
इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो भी एक मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सभी ने सुना होगा, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इक्वल टू MC², ये आपने इक्वेशन पढ़ा होगा आइंस्टीन का, इक्वल टू HF। इसको प्लांक इक्वेशन भी कहते हैं, ब्रोनियन मोशन। ऐसे बहुत सारे कुछ प्रमुख खोजें हैं आइंस्टीन की, कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत ब्रॉड फील्ड रहा है आइंस्टीन का भी, इन्होंने मैकेनिक्स के फील्ड में बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके अलावा श्रोडिंगर एंड ब्रोगली, इन्होंने क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में अपना योगदान दिया। क्वांटम फिजिक्स मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ मास क्या होता है, तो इसके फील्ड में उन्होंने काम किया। इसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। श्रोडिंगर और ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है, वेव पार्टिकल डुअलिटी भी इसी के अंदर आता है। कुछ और साइंटिस्ट हैं जैसे कि बैरिग्नॉन का आप थ्योरम पढ़ेंगे, बैरिग्नॉन थ्योरम, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। यूलर ने फ्लूइड मैकेनिक्स के यानी कि तरल यांत्रिकी के फील्ड में काम किया। यूलेरियन इक्वेशन, यूलेरियन अप्रोच ऑफ स्टडी। डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो दीज आर द कंट्रीब्यूशंस, ये डेवलपमेंट है किस प्रकार से मैकेनिक्स का डेवलपमेंट विकास हुआ है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं। तो बेसिकली मैकेनिक्स की जो भी अभी तक कंट्रीब्यूशंस पढ़े हैं उसके आधार पर हम देखते हैं तो मैकेनिक्स को 3 ब्रांचेस में क्लासीफाई किया सकता है। फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड ए क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सेकंड वन इज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड थर्ड वन इज क्वांटम मैकेनिक्स, और इसको हम वेव मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटन मैकेनिक्स क्या है। सर आइजैक न्यूटन को, जैसे मैंने आपको बताया, इनको क्लासिकल मैकेनिक्स का फादर कहा जाता है। इनको प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ मैकेनिक्स भी कहते हैं। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो इन्होंने स्टडी करी थी अंडर द बॉडीज़ ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, ब्रह्मावस्था की स्थिति में, गतिकी अवस्था की स्थिति में, इन्होंने इन सारे अपनी स्टडीज़ अपनी फाइंडिंग्स को 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के नियम जिनको हम जानते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, 3 लॉज ऑफ मोशन के फॉर्म में कंक्लूड किया। और एक आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं जो न्यूटन के लॉज पे बेस्ड है, जो ग्रेविटेशन लॉज पे बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या थी। सर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने प्रूफ किया था कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है बिहेवियर। किसका बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। हाई स्पीड बॉडीज़। अगर कोई बॉडी बहुत तेज़ गति से लाइट की स्पीड के आसपास अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल या कोई पिंड अगर ट्रैवल कर रहा है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो होती है वो उसको एक्सप्लेन, उसके स्टडी को एक्सप्लेन न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हेल्प से नहीं कर सकते हैं, लॉस ऑफ मोशन की हेल्प से नहीं कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स बेसिकली जब हम इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे मैकेनिक्स की बात करते हैं, एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे मैकेनिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो इस फिजिक्स को हम कहते हैं वेव मैकेनिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जैसे कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी पढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक लेवल पे अगर बात करें, सब एटॉमिक लेवल पे बात करें, वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बात करें, अनसर्टेनिटी के बारे में बात करें, तो हमारे पास जो ब्रांच आती है मैकेनिक्स की, दैट इज उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को हम बड़े अच्छे तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अप्लाइड मैकेनिक्स को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो इसको 2 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और दूसरा होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। सॉलिड्स यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका मैकेनिक्स, ठोस यांत्रिकी, और जो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स मतलब तरल द्रव जो होते हैं, द्रवों का यांत्रिकी। द्रव 2 प्रकार के होते हैं, तरल और गैस। तो यहाँ पे हम इस मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स में स्टडी करते हैं, लिक्विड्स की स्टडी करते हैं, तरल पदार्थों की और गैसों की। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में हम अध्ययन करते हैं किसका, केवल और केवल ठोस पदार्थों का। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ पिंडों का यांत्रिकी, और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, ऐसी बॉडीज जो डिफॉर्म हो जाती हैं उनका यांत्रिकी। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ को अगेन 2 प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है।
फर्स्ट होता है स्टैटिक्स, इसको हम स्थैतिकी कहते हैं। ऐसी बॉडीज़, ऐसी रिजिड बॉडीज़ जो ब्रह्मावस्था में रहती हैं, उनका स्टडी करना क्या कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है। दूसरा होता है डायनेमिक्स, ऐसी रिजिड बॉडीज़ जो गति की अवस्था में है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? डायनेमिक्स कहलाता है। डायनेमिक्स को अगेन हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? काइनेमेटिक्स को हम हिंदी में कहते हैं शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी से क्या मतलब होता है? अगर हमें किसी पिंड की गति की अवस्था का अध्ययन करना है, तो अगर हम उन फोर्सेस को कंसिडर नहीं करना है जिसके कारण वो गति हो रही है, उन बलों को हम कंसिडर नहीं करना है, तो उसको हम कहते हैं शुद्ध गतिकी। और काइनेटिक्स, अगर हम किसी पिंड की, किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की गति की अवस्था का अध्ययन करना है, उसमें गति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उन फोर्सेस को भी कंसिडर करते हैं, उन फोर्सेस का भी अध्ययन करते हैं, उन फोर्सेस को भी कंसिडर करते हैं जिन फोर्सेस के कारण वो गति हो रही है या गति में परिवर्तन हो रहा है। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है बल गतिकी, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है शुद्ध गतिकी। ठीक है। मैकेनिक्स और डिफॉर्मेबल बॉडीज़ को हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम प्रत्यास्था की थ्योरी कहते हैं, और थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी, जिसको हम अप्रत्यास्था का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। विल डिस्कस, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स जैसे को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे आइडियल फ्लूइड, आदर्श फ्लूइड का मैकेनिक्स, विस्कस फ्लूइड, जो ऐसे पदार्थ, तरल पदार्थ जिनके अंदर विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ऐसे पदार्थ जिनको हम इनकम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वी विल डिस्कस वन इन डिटेल, वन बाय वन। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है। ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? द बॉडी विच विल नॉट डिफॉर्म और द बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन कैन बी नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी, यानी कि दृढ़ पिंड। मतलब ऐसी बॉडी जिस पे हम फोर्स लगाएं और उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, या फिर डिफॉर्मेशन हो रहा है वो इतना कम हो रहा है जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अध्ययन करने के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? रिजिड पिंड कहलाते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है? द बॉडी विच विल डिफॉर्म अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। अगर कोई ऐसा पिंड है जिसमें हमने फोर्स लगाया, वो डिफॉर्मेशन उसमें हो जाता है, उसमें विकृति आ जाती है, तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडीज़ कहलाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, यहाँ पे दो पॉइंट ले लीजिए, दिस इज पॉइंट 1 और दिस इज पॉइंट 2। इस पिंड, इन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज 1 to 2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन दिस पिंड। ओके। अब हम क्या करते हैं? हम इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। हमने एक फोर्स लगाया F1, हमने एक दूसरा फोर्स लगाया F2, हमने एक तीसरा फोर्स लगाया F3। ये फोर्सेस लगाने के बाद भी अगर इस बॉडी के अंदर दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी अभी भी 1 2 है, वो दूरी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब ये बॉडी कैसी है? रिजिड बॉडी है। फोर्सेस लगाने के बाद भी बॉडी के अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं हो रही है। अगर हम डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करें, तो डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में क्या होगा? जैसे ही हम उस बॉडी के अंदर फोर्स लगाएंगे, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो दो पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है। पिछले केस में चेंज नहीं हुआ था, वो रिजिड बॉडी थी, दृढ़ पिंड था। ये दृढ़ पिंड नहीं है। तो पहले मान लीजिए डिस्टेंस 1 to 2 रही है, तो बाद में डिस्टेंस बन जाएगी 1 to 2 ये दोनों अलग अलग। ठीक है। तो डिफॉर्मेबल बॉडीज़ में डिफॉर्मेशन होता है, विकृति होती है फोर्स लगाने पर, और रिजिड बॉडीज़ में, दृढ़ पिंडों में विकृति नहीं होती है, डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि मैकेनिक्स को हम दो प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड जिसमें हम स्टडी करते हैं लिक्विड और गैसेस का, यांत्रिकी कहते हैं इसको, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जिसमें हम स्टडी करते हैं दृढ़ पिंडों का। ठीक है। दृढ़ पिंड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़ का, यानी कि सॉलिड्स का। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स यानी कि स्थैतिकी। स्थैतिकी क्या होती है? मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज डीलिंग विद द बॉडीज एट रेस्ट। ठीक है। तो स्थैतिकी मतलब ऐसी रिजिड बॉडीज जिनका हमें अध्ययन करना है, जो कैसी हैं? रेस्ट की अवस्था में है, इसको स्थैतिकी कहते हैं।
डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स द मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज डीलिंग विद द बॉडीज इन मोशन इस टाइम डैश डायनेमिक्स, यानी कि गतिकी। डायनेमिक्स को कहते हैं हम गतिकी, ठीक है। तो ऐसी रिजिड बॉडीज़, वो रिजिड बॉडीज़ जिनका हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जिनके जो गति की अवस्था में है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज गतिकी या डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को अगेन हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है काइनेमेटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं शुद्ध गतिकी, और दूसरा होता है काइनेटिक्स, इसको हम कहते हैं बल गतिकी। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, उन पिंडों का अध्ययन विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स कॉजिंग द मोशन। हमें बलों के बारे में अध्ययन नहीं करना, हमें केवल त्वरण के बारे में अध्ययन करना है, हमें केवल गति के बारे में अध्ययन करना है। त्वरण और गति वो किस बल के कारण उत्पन्न हो रही है, हमें उसका अध्ययन नहीं करना, इसलिए हम उसको कहते हैं शुद्ध गतिकी। तो काइनेमेटिक्स मीन शुद्ध गतिकी, ठीक है। काइनेटिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज, पिंडों का अध्ययन, वाइल कंसीडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग दैट मोशन। वो मोशन कौन से फोर्स कॉज के कारण उत्पन्न हो रहा है, या उस मोशन में, उस गति में परिवर्तन किन बलों के कारण हो रहा है, अगर हम उनको भी कंसिडर कर लें तो हमारे पास जो मैकेनिक्स की ब्रांच आती है या जो डायनेमिक्स की ब्रांच आती है गतिकी की, उसको हम कहते हैं बल गतिकी। तो काइनेटिक्स शुद्ध गतिकी, क्योंकि उसमें बलों को कंसिडर नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में, और काइनेटिक्स में बलों को कंसिडर करते हैं, इसको कहते हैं बल गतिकी, ठीक है। मैकेनिक्स और डिफॉर्मेबल बॉडीज ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी एंड सेकंड होता है थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है अप्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी के अंदर हम जिन बॉडीज़ का अध्ययन करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ का, उनके अंदर डिफॉर्मेशन जो होता है वो कैसा होता है? टेम्पररी डिफॉर्मेशन होता है, अस्थायी डिफॉर्मेशन होता है, अस्थायी विकृति उत्पन्न होती है। और परमानेंट बॉडीज़ के परमानेंट डिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो कैसा डिफॉर्मेशन होता है? वो स्थायी डिफॉर्मेशन होता है, वो स्थायी विकृति होती है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये कोई पिंड है, इस पिंड पे हम फोर्स लगाते हैं F, फोर्स लगाकर इसको हम खींचते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो L है, ठीक है। हमने फोर्स लगाया, मैं बाई डायरेक्शन में फोर्स का मान लेता हूँ, एक्स डायरेक्शन में डेल्टा L, लंबाई में वृद्धि, ठीक है। ये लंबाई में वृद्धि दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने फोर्स लगाया और पिंड, इस ऑब्जेक्ट जो है इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, ठीक है। हमने फोर्स हटाया, ऑब्जेक्ट जो है ये बॉडी पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई, दैट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। फोर्स हटा लेने के बाद कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी और प्रत्यास्थता। और ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, इस डिफॉर्मेशन हम कहते हैं टेम्पररी डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर स्टडी करते हैं। परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या होगा? मान लीजिए हम फोर्स का मान बढ़ाते चले जाना है, जैसे हम फोर्स का मान बढ़ाते चले जाएंगे, एक अवस्था ऐसी आएगी कि पिंड जो है फोर्स हटाने पे अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगा, ठीक है। जब पिंड फोर्स हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगा तो उसके अंदर जो विकृति उत्पन्न हो जाएगी, जो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी के अंदर स्टडी करते हैं। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो अस्थायी डिफॉर्मेशन है, नॉन परमानेंट डिफॉर्मेशन है, टेम्पररी डिफॉर्मेशन है। इसको हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर, हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर फिनिश हुआ। अब आउटकम्स की बात कर लेते हैं कि इस लेक्चर के में हमने क्या क्या सीखा। इस लेक्चर के लास्ट में अगर कोई पूछता है तो आपने क्या क्या सीख लिया है कि मैकेनिक्स क्या होती है, यांत्रिकी क्या होती है, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। बॉडीज ऑफ रेस्ट क्या होती हैं, बॉडीज ऑफ मोशन क्या होती हैं, उनको अच्छे से आपने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। इस मैकेनिक्स का एप्लीकेशंस क्या है, इंजीनियरिंग की कौन कौन सी ब्रांचों में मैकेनिक्स यूज करी जाती है, क्या ब्रॉड स्कोप है मैकेनिक्स का, उसके बारे में आप को जानकारी मिल गई है। मैकेनिक्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके फील्ड में काम किया है, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, वो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, उसके बारे में आपको जानकारी मिली है। मैकेनिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है, और न्यूटनियन मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, उसके बारे में आपको जानकारी मिली है। क्या क्या क्लासिफिकेशन है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स क्या होती है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स क्या होती है,
डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की मैकेनिक्स क्या होती है, सॉलिड बॉडीज़ की मैकेनिक्स क्या होती है, काइनेटिक्स क्या होती है, डायनेमिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिली है। डिफॉर्मेबल बॉडीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में आपने सीखा। परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में आपने सीखा। नॉन परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में आपने सीखा। तो आज की लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।